सभी को वेलकम करता हूं, जितने भी हमारे डियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आप सभी को पता है कि आज जो है हम लेकर आए हैं बायो साइंस के ऊपर। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि जो तो इस कंडीशन में आप लोग को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवाइज कर ले। और रिवाइज में रटा नहीं जाता, रिवाइज में पढ़िए, समझ लीजिए दिमाग में, और फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करने का कोशिश किया जाता है, समझ गए ना। तो चलिए आज जो है हम देखेंगे, और ये वीडियो आप लोग को यहाँ पे जो हम लेकर आए हैं, यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के ऊपर लेकर आए हैं, रिस्पायरेशन सिस्टम के ऊपर लेकर आए हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर। उसके बाद हम लोग लेकर आए हैं महत्वपूर्ण है, इस चारों में से हमें लगता है कि एक क्वेश्चन आपके 10 नंबर में पूछा जाएगा। एक तो 10 नंबर में पूछा जाएगा, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम पूछे, चाहे वो आपका रिस्पायरेशन सिस्टम पूछे, ठीक है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम, या फिर जो है हार्ट के बारे में पूछ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको एक कॉपी बनाइए, एक कॉपी में हर एक सब्जेक्ट का उसी एक कॉपी में लिखते चलिए, हेडिंग दे देकर, समझ गए, जिससे आपके एग्ज़ाम के समय जो है देखने में अच्छा होगा, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल यूरिनरी सिस्टम, मूत्रीय तंत्र होता क्या है, पहले इस चीज़ को जानिए। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, देखिए, शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन आदि को बॉडी से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझ गए। इसके अलावा यह शरीर में समान जल एवं इलेक्ट्रोलाइट संतुलन जो है भी बनाए रखता है। मतलब सीधा कहा जाए कि जो यूरिनरी सिस्टम होता है, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होने के बाद जो शरीर से जो हम भोजन करते हैं, और भोजन करने के बाद जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जो में उपापचय का प्रक्रिया होता है शरीर में, उस उपापचय की क्रिया के दौरान जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जिसको हम लोग अवांछित मतलब बेकार के जो पदार्थ कहते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, समझ गए ना, ये सब हमारे बॉडी में मौजूद होता है। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, समझ गए ना, आदि बहुत सारे जो है मेटाबॉलिक के प्रोसेस होने के बाद आदि बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ बॉडी से जो है बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है ना। तो इन सब को जो है बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर शरीर में ये यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन अगर शरीर में मौजूद होगा तो ये विषैला पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होता है, फिर जो है आपके शरीर को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाने लगता है, समझ गए ना। और आप लोग देखते हुए भी होइएगा कि किसी के शरीर में यूरिया बढ़ जाता है या यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो शरीर में बहुत ज़्यादा पेन, दर्द होने लगता है, ठीक है ना, हड्डी सब में। तो ये सब को जो है, ये सभी को शरीर से बाहर निकालने में जो है यूरिनरी सिस्टम जो है मुख्य भूमिका निभाता है। और यूरिनरी सिस्टम में जो जो अंग आता है, वो अंगों सब क्या करता है कि इसमें भाग लेता है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाए। साथ ही ये यूरिनरी सिस्टम जो है क्या करता है कि शरीर में समान जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाकर रखता है, समझ गए ना। यही चीज़ें जो है आपका मूत्रीय संस्था, मूत्रीय तंत्र कहलाता है, समझ गए। तो ये तो हो गया कि उत्सर्जन तंत्र या यूरिनरी, देखिए उत्सर्जन तंत्र पूछे या यूरिनरी सिस्टम पूछे, ठीक है, दोनों का जो है आपका मीनिंग लगभग एक ही होता है। चाहे आपसे उत्सर्जन तंत्र पूछ ले, समझ गए ना, चाहे आपसे मूत्रीय तंत्र पूछ ले, क्वेश्चन वही है, समझ गए ना। तो यही हो गया आपका उत्सर्जन, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है, समझ गए ना, जिसमें विभिन्न यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन बॉडी से में मौजूद होता है, जिसे जो है बाहर निकालने में जो है यूरिनरी सिस्टम मुख्य भूमिका निभाता है। और साथ में यह शरीर में समान जल और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को भी बनाए रखता है, समझ गए। तो ये जो है मूत्रीय संस्था हो गया, समझ गए। अब देखिए आपके जो यूरिनरी सिस्टम है, इसमें जो है निम्न जो है उत्सर्जी अंग होते हैं, और इसीलिए इसे उत्सर्जी एक्सट्रैक्टरी सिस्टम भी, उत्सर्जी तंत्र भी कह सकते हैं, समझ गए ना। मानव के यूरिनरी सिस्टम, मूत्रीय तंत्र या मूत्रीय संस्थान में निम्न उत्सर्जी अंग, जो उत्सर्जन करने वाला अंग है, वो निम्न अंग शामिल होता है, ठीक है। आपको ये सब लिखना पड़ेगा। देखिए कौन है, जैसे मानव में जो है 2 किडनी होता है, 2 गुर्दा होता है, लेफ्ट में और राइट में 2 किडनी होता है।
ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे इस साइड किडनी है, इस साइड किडनी है, तो इससे जो है 2 यूरेटर जो है निकला हुआ रहता है। ऐसे जो है 2 यूरेटर निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग मूत्रवाहिनी बोलते हैं, समझ गए ना। जिससे होकर किडनी से जो है अपशिष्ट पदार्थ है और जल जो है बाहर निकलता है और ये मूत्राशय में जाकर जमा होता है, समझ गए। तो दोनों किडनी से निकलने के बाद यहाँ पे मूत्राशय होता है, यहाँ पे आके इस मूत्राशय में मूत्र जमा होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। अब इस मूत्राशय से मूत्र यहाँ पे जमा होता है, तो उसके बाद एक मूत्र मार्ग होता है, समझ गए ना, जिससे जो है मेल और फीमेल जो होती है उसमें अपना अपना जो अंग होता है उस अंग के द्वारा मूत्र को बाहर उत्सर्जित करता है, समझ गए। तो ये मूत्र मार्ग एक होता है, समझ गए ना, जो कि मूत्राशय से अटैच होता है। तो ऐसे ही चित्र बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि ये यूरेटर्स है, एक किडनी है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है, मतलब मूत्र मार्ग है, समझ गए। और ये इतना लिखने के बाद इतना लिख दीजिएगा तो आपके जो है 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मूत्रवाहिनी का क्या काम होता है, 1 लाइन 2 लाइन ये लिख दीजिएगा कि मूत्रवाहिनी का काम होता है कि किडनी से मूत्र को जो है मूत्र को मूत्राशय में इकट्ठा करना, समझ गए। मूत्रवाहिनी का ही काम है जो कि दोनों किडनी से अटैच होता है, समझ गए। उसके बाद है मूत्राशय का काम होता है कि यह मूत्र को इकट्ठा करता है, जो वृक्क के द्वारा मूत्रवाहिनी से होकर आता है उसको मूत्राशय अपने में इकट्ठा करता है मूत्र को, ठीक है। और मूत्र मार्ग का ये काम होता है, मूत्र मार्ग जो होता है यह मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है, समझ गए। इतना सारा अगर आप लिख देंगे और फिगर बना देंगे तो आपका 10 नंबर यूरिनरी सिस्टम का मिल जाएगा, समझ गए ना, यूरिनरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र का, समझ गए। चलिए ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे पाचन तंत्र, अब आपसे पूछेगा कि पाचन तंत्र के बारे में बताइए, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ सकता है और बहुत भी आई है, समझ गए। देख लीजिए पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए मानव शरीर का वह तंत्र होता है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करना, मतलब इंजाइशन ऑफ फूड, पाचन, डाइजेशन अथवा अवशोषण, अब्जॉर्प्शन तथा अपचित भोजन का उत्सर्जन, एक्सट्रैक्शन ऑफ अनडाइजेशन फूड जैसी एक्टिविटीज संपादित की जाती है। देखिए पाचन तंत्र का आप सभी ये समझ लीजिए कि मूत्रीय तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, समझ गए ना। तो ये सब जो तंत्र होता है, चाहे जननांग हो, क्या बोलते हैं उसको, जनन तंत्र हो, तो ये जो तंत्र होता है ना, ये तंत्र जो है छोटे अलग अलग ऑर्गेन मिलकर एक तंत्र बनाता है और वो तंत्र जो होता है वह एक विशेष क्रिया करता है। जैसे किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब क्या करता है, मूत्र के निर्माण और मूत्र को उत्सर्जन करने में सब मिल के जो है सहयोग करता है, तो वह एक तंत्र बनाता है जिसे हम लोग मूत्रीय तंत्र या उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, समझ गए ना। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग पाचन तंत्र देख रहे हैं। तो पाचन तंत्र में हम लोग जो भोजन करते हैं, तो भोजन करने से लेकर, समझ गए ना, भोजन मुख में करने से लेकर और मल त्याग तक जो प्रक्रिया होता है वह पाचन तंत्र में शामिल होता है। जैसे भोजन किया, कोई व्यक्ति भोजन किया मुख में, तो प्रथम जो पाचन तंत्र की क्रिया होती है वह जो है मुख से ही प्रारंभ होती है, आप लोग को पता है। तो ये सब लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप सुनिए, लिखिएगा पाचन तंत्र में कि पाचन तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें भोजन को जो है ग्रहण करने से लेकर, पाचन क्रिया से लेकर और अवशोषण और साथ में उत्सर्जन की क्रिया जो है इस पाचन तंत्र के द्वारा संपादित किया जाता है, समझ गए ना। तो जिसमें ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण किया जाएगा मुख से, उसके बाद भोजन जो है मुख से ही जो है क्या होता है, पचना शुरू हो जाता है, समझ गए ना। मुंह में भोजन करने पे मुंह में जो है दांत के द्वारा क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उसे काट दिया जाता है, समझ गए ना। रोटी चावल कुछ भी खाएंगे तो दांत और जीभ के सहारे से जो है उसमें लार मिक्स कर कर के जो है उसको क्या करता है, मुख में काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बना देता है। तो थोड़ा सा जो भोजन का प्रक्रिया पाचन का है मुख में ही हो जाता है
उसके बाद आहार नाल के थ्रू जो है क्या होता है, भोजन जो है कहाँ जाता है, आपका पेट में जाता है, समझ गए ना, पेट में जाता है। आहार नाल में भोजन पचता नहीं है, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो पेट में आमाशय में भोजन जाता है। अब आमाशय क्या करता है, टेम्प्रोरी रूप से भोजन को स्टोर करता है। अब भोजन को टेम्प्रोरी रूप से वहाँ पे स्टोर करता है तो आमाशय में होता यह है कि वहाँ पे बहुत सारे पाचक रस सीक्रेट होते हैं और वो क्या करता है, भोजन में मिक्स होता है और भोजन को और ज़्यादा महीन महीन टुकड़ों में और ज़्यादा जो है पेस्ट के रूप में बना देता है, समझ गए ना। और वहाँ जो है अब पेट क्या करता है, उसको जो है छोटी आंत में भेजता है। अब छोटी आंत में जैसे ही भोजन जाता है तो कंप्लीट रूप से जो भी नहीं पचा हुआ भोजन रहता है तो उसको जो है छोटी आंत पचा देता है, या फिर जो नहीं पचने वाला होता है तो छोटी आंत क्या करता है, डायरेक्ट वहाँ से निष्कासित कर देता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के थ्रू जो है वो मलाशय में जाता है और फिर मल के द्वारा बाहर आ जाता है, समझ गए। तो ये सारे जो है क्रिया होता है, ठीक है ना। तो यहीं पे यहाँ पे कहा गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र जो होता है यह मानव शरीर का वह तंत्र होता है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करने से लेकर और पाचन के साथ अवशोषण और साथ में उत्सर्जन के जैसी क्रियाओं को यह संपादित करता है, पाचन तंत्र, समझ गए ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये जो भोजन करने से लेकर पाचन के और साथ में निष्कासन उत्सर्जन के क्रिया तक जो संपादित होता है उत्सर्जन पाचन तंत्र के द्वारा, तो इसमें जो होता है पाचन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गेन शामिल होता है, पाचन तंत्र के कौन कौन से ऑर्गेन हैं, ठीक है ना। देखिए पाचन तंत्र के कौन कौन से ऑर्गेन होता है देख लीजिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंगों को दो भागों में विभक्त किया जाता है। अब जो पाचन तंत्र के जो ऑर्गेन्स है, विभिन्न ऑर्गेन विभिन्न अंग मिल के एक तंत्र बनाता है, तो वैसा ऑर्गेन जो पाचन की क्रिया में मदद करता है वो सभी ऑर्गेन मिलकर एक तंत्र बनाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, समझ गए ना। अब ये जो ऑर्गेन होता है ना, इसको दो भागों में बांट दिया गया है, मतलब एक सेट बना दिया गया है कि जो है इतना ऑर्गेन जो है एक सेट में रहेगा और ये सब ऑर्गेन जो है एक सेट में रहेगा, यानी दो भागों में इसे विभाजित कर दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन तंत्र को, समझ गए ना। चलिए देख लीजिए, पहला जो तंत्र होता है वह एलिमेंट्री कैनल होता है। कौन होता है, आहार नाल वाला होता है, समझ गए। इस आहार नाल के द्वारा जो अंग जुड़ा होगा वो आपका होता है एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल वाला, समझ गए, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए आहार नाल से कौन कौन जुड़ा हुआ होता है देख लीजिए। तो आपका जो मुख होता है माउथ, या जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं, जहां हम भोजन करते हैं सर्वप्रथम, तो ये आपका ये भी जो है आपका कैनल आहार एलिमेंट्री कैनल से जुड़ा होता है, आहार नाल से जुड़ा होता है, समझ गए ना। दूसरा जो फैरिंग्स होता है, तो आप लोग को पता है फैरिंग्स तो आपको जो है श्वसन में भी भूमिका निभाता है और भोजन की क्रिया में भी भूमिका निभाता है, तो ये भी हो गया। तीसरा है एसोफेगस होता है, समझ गए ना, ग्रसनी, समझ गए ना, एसोफेगस हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आमाशय है, समझ गए, ये सब आहार नाल से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद छोटी आंत है और उसके बाद बड़ी आंत है, समझ गए, और सातवां में है गुदीय नाल, या इसी को गुदा, एनल कैनल, या इसी को एनस बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये जो है आपका ये 7 पॉइंट है जो कि फर्स्ट पार्ट में रखा गया है। सेकेंड पार्ट में उन सभी चीज़ों को रखा गया है जो क्या करता है कि जो भोजन को सुपाच्य बनाने में मदद करता है, जो सीक्रेट होकर आता है। बहुत सारे पाचक रस जो है पार्ट बी में शामिल है। पहला पार्ट में टोटल ऑर्गेन शामिल है, दूसरा जो पार्ट है उसमें जो ऐसे ऑर्गेन है जो सीक्रेट करता है पाचक रस को पाचन में मदद करने के लिए, तो उसको जो है उसमें रखा गया। जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ठीक है ना, उसी प्रकार से लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया जो कि पैंक्रिएटिक जूस को स्रावित करता है, लीवर बाइल को सीक्रेट करता है, समझ गए ना। तो ये सब जो है सीक्रेट होने के बाद पाचन में मदद करता है, इसलिए उसको एक सेट में रखा गया है। और इधर जितने भी अंग है जो डायरेक्टली रूप से इसमें मदद पाचन में करता है उसको एक सेट में रखा गया है, समझ गए। तो ये वाला आप लोग ध्यान से देख लीजिए।
मुख क्या है, मुख में भोजन किए और मुख में भोजन मिक्स होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है दांत उसको, ठीक है ना। तो मुख हो गया। दूसरा फैरिंग्स है, ठीक है ना। तीसरा जो है आपका है इसोफेगस है। चौथा जो है आपका अमाशय है, समझ गए ना। पांचवा है छोटी आंत है, बड़ी आंत है और गुदीय नाल एवं गुद्दा है, ठीक है। इसको कैसे याद रखिएगा कि भोजन सबसे पहले मुंह में करते हैं, मुंह से होते हुए जब भोजन हमारे कंठ के आसपास जाता है तो भोजन को ये पता नहीं रहता है कि हमको कहाँ जाना है। तो ये फैरिंग्स जो है डिसाइड करता है कि भोजन को आहार नाल में भेजना है या फिर जो है इसे श्वसन में भेजना है, ठीक है। चूँकि जो फैरिंग्स जहाँ पे होता है वहाँ जो है उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं वहाँ पे जो फैरिंग्स होता है वहाँ पे जो है इसे हम लोग चौराहा बोलते हैं। चौराहा, चौराहा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो फैरिंग्स होता है यह मुख से भी जुड़ा होता है, नीचे आहार ओसोफेगस से भी जुड़ा होता है और ये श्वसन वाला से भी जुड़ा होता है फैरिंग्स, समझ गए ना। इसीलिए यहाँ पे चौराहा होता है। तो मान गए अगर भोजन मुख के द्वारा आया तो सबसे पहले फैरिंग्स को पता चलेगा, तो भोजन समझ जाएगा कि वो ये भोजन वाला बात है। तो यह क्या करेगा, श्वसन को बंद कर देगा, श्वसन वाला जगह को, और इसे जो है खोल देगा किसको, आहार नाल को। अब भोजन आहार में चला जाता है, ठीक है। तो ये फैरिंग्स हो गया। अब फैरिंग्स के बाद जो है वही चीज़ें हैं कि ओसो फैरिंग्स क्या किया कि खोल दिया कि भोजन तुम चले जाओ अपने रास्ता में, मतलब आहार नाल में। तो ये एसोफेगस में आ जाता है, समझ गए ना। ओसोफेगस में आ जाता है, समझ गए, ये चीज़ें हैं। अब ओसोफेगस में जब आ जाता है तो क्या होता है कि ओसोफेगस में जाने के बाद, चूँकि यह एक नली समान होता है, तो ये ओसोफेगस में आने के बाद फिर अमाशय में जाता है और ये अमाशय जो है डायरेक्टली प्रथम रूप से एसोफेगस से ही जुड़ा होता है, समझ गए ना। तो ये ओसोफेगस के बाद भोजन अमाशय में आता है, पेट में आता है। पेट में छोटी छोटी टुकड़ों में कण के रूप में बना देता है भोजन को और इसे टेम्पोररी स्टोरेज भी कहते हैं। फिर उस भोजन को अर्ध पचे हुए भोजन को अमाशय क्या करता है कि छोटी आंत में भेजता है। अब छोटी आंत में जितने भी सीक्रेट हुए जो कण है सीक्रेट, जैसे पैंक्रियाटिक जूस, लीवर से स्रावित होने वाला, सभी को क्या करता है कि छोटी आंत में मिलने के बाद छोटी आंत भोजन को पूर्ण रूप से पचाता है, समझ गए। अब जब ये पूर्ण रूप से पचा देता है तो जो यहाँ पे अवशोषण होने वाला होता है शरीर के लिए जो यूजफुल है उसको अवशोषण करके ब्लड में भेज देता है, जिससे शरीर को हमारा पोषक मिलता है। और जो सिट्ठी जो बेकार बच जाता है पचने के बाद उसको छोटी आंत क्या करता है, बड़ी आंत में भेजता है। और बड़ी आंत लास्ट में क्या करता है कि इसे जो है गुद्दा में, गुदीय नाल यानी गुद्दा एनस में जो है इसे भेज देता है और फिर मल के द्वारा जो है व्यक्ति उसको त्याग कर देता है जब मालूम करता है मल, तो समझ गए ना। तो ये 7 पॉइंट है, याद रखिएगा। ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनल, समझ गए ना। चलिए बी है। अब बी मैंने आपको पहले ही बताया कि सहायक पाचन ग्रंथि है, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। मतलब इनमें उन सारे ग्लैंड को रखा गया है जो कहीं ना कहीं भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए, पाचन में जो है ऐसे ऐसे रस को स्रावित करता है जो भोजन को सुपाच्य बनाने में मदद करता है। तो ये सहायक पाचन ग्रंथि होता है, ठीक है। जैसे सैलेवरी ग्लैंड, सैलेवरी ग्लैंड से सैलीवा लार जो है स्रावित होता है, जो भोजन को क्या करता है, चिकना और अम्लीयता प्रदान करता है और जिससे भोजन जो है आसानी से निकलने में परेशानी नहीं होता है। तो यह मुंह में ही जो है सीक्रेट होता है, ठीक है ना। दूसरा है लीवर, क्या करता है, बाइल का उत्पत्ति करता है और यह भोजन में भी मदद करता है, पाचन में, ठीक है ना। अग्नाशय है तो यह पैंक्रियाटिक जूस को भी क्या करता है, आपका पैंक्रियाटिक जूस को जो है स्रावित करता है जो पाचन में मदद करता है, समझ गए ना। उसके बाद है गोल्ड ब्लैडर है, समझ गए। ये गोल्ड ब्लैडर भी जो है आपको मदद करता है पाचन तंत्र में और ये सहायक अंग है, समझ गए। तो ये जो है एलिमेंट्री हो गया यहाँ पे, समझ गए ना। ये आपका एलिमेंट्री के बाद एसेसरी हो गया। और ये आपका 4 याद रखिएगा कि लार ग्रंथि, लार ग्रंथि यहाँ से लार स्रावित, यकृत, अग्नाशय और गोल्ड ब्लैडर, ठीक है, पित्ताशय। ये 4 जो है इसका सहायक पाचन ग्रंथि है, ठीक है। तो ये टोटल लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन चाहे पाचन तंत्र हो या फिर जठ तंत्र हो, समझ गए ना। जठ तंत्र में जो है आपका ये वाला आता है, समझ गए ना। जठ तंत्र में ये सहायक डाइजेस्टिव ग्लैंड जितना भी है ये सब आता है और इसको डिटेल में लिखना पड़ता है कि लार ग्रंथि से क्या होता है, लीवर क्या है, अग्नाशय क्या है, गोल्ड ब्लैडर क्या है, इस सब को जो है डिटेल में लिखेंगे तो ये आपका जठ तंत्र हो जाता है, समझ गए ना। बाकी हम पढ़ाएंगे
यकृत और पैंक्रियाज तो कम से कम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये अलग से भी 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये अभी याद रखिए, पाचन तंत्र में इतना, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक एलिमेंट्री और एक जो है आपका एसेसरी, समझ गए। और दोनों में अपना अलग अलग, दूसरा में वो सारे ग्लैंड है जो कुछ ना कुछ सीक्रेट करता है, और पहला वाला में वो सारे ऑर्गेन है जो सीधा मदद करता है पाचन में, समझ गए। चलिए, ये हो गया, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, समझ गए ना, हृदय परिसंचरण तंत्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय क्या होता है या हृदय परिसंचरण तंत्र के बारे में बताइए, तो जो है इसमें भी देखिए हृदय परिसंचरण तंत्र है, तो यहाँ भी तंत्र है, तो यहाँ भी हृदय में जितने भी हृदय में ब्लड सर्कुलेट का, ब्लड के जो क्रिया होता है हृदय में, वो सारे को यहाँ पे जो शामिल किया जाता है वही तो एक तंत्र बनाता है। चलिए, इसको है जो है हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, हृदय के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। पहले ये देख लीजिए कि हृदय परिसंचरण तंत्र होता क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, देखिए हृदय परिसंचरण तंत्र कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा बॉडी के विभिन्न अंगों को रक्त आपूर्ति, ब्लड सप्लाई होती है। इस ब्लड सप्लाई के द्वारा शरीर की कोशिकाओं को ग्लूकोज, ऑक्सीजन जैसे आवश्यक तत्वों की आपूर्ति होती है। ठीक है, देखिए हृदय परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो हृदय परिसंचरण तंत्र के मतलब होता है कि हृदय के द्वारा ब्लड के सप्लाई में, ब्लड का सप्लाई क्या होता है, तो विभिन्न अंगों के कोशिकाओं तक ब्लड का सप्लाई, ब्लड का आपूर्ति होती है इसी हृदय के परिसंचरण तंत्र के द्वारा। इसमें ब्लड जो होता है वह हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, जिसमें ब्लड जो होता है संपूर्ण शरीर में जो है, संपूर्ण शरीर के संपूर्ण सेल में प्रवेश करता है, पहुंचता है, और सेल को, कोशिका को जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए, जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, जिससे हमारा बॉडी काम करता है, ऊर्जा मिलता है, तो उसे जो है यही जो है ब्लड सप्लाई के द्वारा कोशिका को मिलता है ऊर्जा, पोषक तत्व, समझ गए। तो यही जो है हृदय परिसंचरण तंत्र होता है, समझ गए ना, कि हृदय परिसंचरण तंत्र के द्वारा बॉडी के विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में रक्त पूर्ति होती है। इस ब्लड सप्लाई के द्वारा कोशिका को जो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और विभिन्न पोषक तत्व जो है मिलता है, समझ गए। और यही जो है हृदय परिसंचरण तंत्र होता है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि हृदय के बारे में, वो तो हो गया कि हृदय परिसंचरण तंत्र होता क्या है। अब इस परिसंचरण चूँकि तंत्र है तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होता है, तो पहला जो है हृदय परिसंचरण तंत्र में पहला जो ऑर्गेन होता है वह आपका हृदय होता है। ठीक है ना, देखिए हृदय क्या करता है, तो सबसे पहले जानिए कि हृदय एक जो है शंक्वाकार, एक जो है शंकु के आकार का ऐसे जो है हृदय होता है लगभग, समझ गए ना, ऐसे हृदय एक शंक्वाकार होता है, समझ गए, जो बंद मुट्ठी के समान अंदर से खोखला होता है। क्योंकि अंदर से खोखला क्यों होता है, क्योंकि जब अंदर से वो पूर्ण भर जाएगा तो फिर ब्लड को कहाँ रख पाएगा, इसलिए अंदर से खोखला होता है ताकि उसके अंदर ब्लड आए और शुद्ध होकर ब्लड आए और ब्लड फिर वहाँ से शरीर को पंप किया जा सके, इसलिए यह खोखला होता है, समझ गए। और बंद मुट्ठी के समान यह शंक्वाकार होता है हार्ट, समझ गए ना। चलिए हार्ट के बारे में और डिटेल से देखिए, यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हृदय जो है, हृदय का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो 10 से जो है 12 सेंटीमीटर जो है लगभग यह होता है, समझ गए ना। इसका वजन का बात किया जाए तो यह वयस्क पुरुषों में लगभग 300 ग्राम का होता है और महिलाओं में लगभग जो है 250 ग्राम का होता है, या 225 से या 230 ग्राम के आसपास होता है। ठीक है ना, तो यह महिलाओं में जो है 250 ग्राम होता है और पुरुषों में 300 ग्राम होता है, समझ गए। कहीं कहीं आपको 280 ग्राम लिखा होता है, समझ गए ना, और कहीं कहीं महिलाओं में 230 ग्राम लिखा होगा। ठीक है ना, तो एक बातें समझ लीजिए कि फीमेल में जो है यह सीधा समझिए 250 से लेकर 300 ग्राम होता है, 250 महिलाओं में और पुरुषों में 300 ग्राम, समझ गए। चलिए हृदय की स्थिति जो है यह देखिए हृदय की स्थिति कहाँ होती है, तो हृदय जो होती है आपके ए थोरेटिक कैविटी यानी वक्षीय गुहा में होता है। तो आप सभी से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हृदय जो है किस कैविटी में होता है, तो ये थोरेटिक कैविटी वक्ष गुहा में होता है, समझ गए। तो हृदय कहाँ होता है, कितना वजन है, कितना इसका लंबाई है, जान गए। चलिए
अब हम लोग हृदय का संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं कि हृदय कैसे बना है। तो देखिए हृदय जो है सबसे पहले 3 परत होता है। हृदय पर जो है 3 परत होता है, समझ गए। जो परत क्या करता है, हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। पहला जो परत है वो होता है पेरिकार्डियम। सबसे ऊपरी वाला जो परत होता है हृदय का वह पेरिकार्डियम होता है, जो हार्ट का सबसे बाहरी परत होता है, समझ गए ना। चलिए ये हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिएगा मायोकार्डियम होता है, जिसे हम लोग मध्य परत बोलते हैं। यह विशेष प्रकार के हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स की बनी होती है, जो केवल हार्ट में पाई जाती है। अब ये जो मध्य हार्ट का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है ना, वह मध्य परत ही होता है, क्योंकि यहीं पर ब्लड जो है पंप आता है, पंप होता है, समझ गए ना, और फिर जो है शरीर को पहुँचता है। यह जो है मध्यम जो परत होता है, यह विशेष प्रकार के कार्डियक मसल्स के हृदय पेशी के द्वारा बना होता है, समझ गए। यह हृदय का मध्यम परत है, पता है। अब है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम का मतलब है कि यह हार्ट का आंतरिक परत होता है, सबसे अंदर वाला। तो ये जो है इसका रचना में 3 परत होता है। तीनों परत के बारे में आप लोग जान गए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए एंडोकार्डियम हार्ट के चारों ओर चेंबर एवं कपाटों को कवर किए रहता है। जो एंडोमेट्रियम होता है यह हार्ट के चारों ओर जो है जितने भी वाल्व होते हैं, जितने भी कपाट होते हैं और जितने भी चारों चेंबर है, उसको जो है क्या करता है, ढक कर कवर करके रखता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपका हो गया यहाँ पे तीनों परत, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आंतरिक संरचना हम लोग देखते हैं। मतलब हृदय के अंदर जो आंतरिक संरचना होता है, इसी एंडोमेट्रियम जो है एंडोकार्डियम जो है आपका, इसी एंडोकार्डियम यानी जो आंतरिक जो आपका भाग है हार्ट का, इसी में आपका वाल्व होता है, इसी में चेंबर होता है और इसी में जो है आपका इसी को कवर करके एंडोकार्डियम रखता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका आंतरिक इंटीरियर जो है देखते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को इंटीरियर संरचना में देख लीजिए। हार्ट में निम्न 4 कक्ष पाए जाते हैं। पहला जो कक्ष है वो है आपका, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे समझिए ए मेरा हार्ट है, समझ गए ना, ए मेरा क्या है, हार्ट है, समझ गए, ए मेरा हार्ट है, समझ गए। अब ये हार्ट में कुछ जो है इस प्रकार से जो है 4 चेंबर होता है, समझ गए ना। ए वाला जो होता है राइट आर्टरियम होता है, समझ गए ना। ए वाला राइट होता है, ए वाला जो है लेफ्ट होता है। इसी प्रकार से ए वाला भी राइट है और ए वाला भी लेफ्ट है, समझ गए ना। ए ऊपर वाला जो होता है, समझ गए ना, ऊपर वाला जो होता है यह आर्टरियम होता है और नीचे वाला ये आपका वेंट्रिकल होता है। यह जो है आपका क्या होता है, आलिंद होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला निलय होता है। ये आपका राइट निलय और ये आपका लेफ्ट निलय। ये आपका राइट आलिंद और ये आपका लेफ्ट आलिंद, समझ गए ना। ये आर्टरियम मतलब आलिंद और वेंट्रिकल मतलब नीलय। तो निचले वाला दोनों दाहिना और बाएं नीलय होता है और ऊपर वाला दाहिना और बाएं आलिंद होता है, समझ गए। ये 4 चेंबर होता है, समझ गए ना। और ये चारों चेंबर आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। आपस में जो है चारों चेंबर जुड़ा होता है, तभी तो जो है ब्लड इधर से इधर और फिर जो है इधर से इधर करके निकलता है, समझ गए ना। जो क्या करता है, सॉकेट के वाल्व के कारण खुलता है, समझ गए ना। चलिए तो आप लोग चेंबर समझ गए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़ें, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। जो ये चीज़ें आप लोग देख रहे हैं इसमें अशुद्ध रक्त होता है। मतलब जो आपका आर्टरियम होता है, राइट आर्टरियम, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। जैसे तो अशुद्ध रक्त कहाँ से मिलता है, तो शरीर से जो है क्या होता है कि जितने भी डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वह क्या होगा कि आपके इसी आर्टरियम में, राइट आर्टरियम में होता है, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है। ऊर्ध्व महाशिरा के ऊपरी भाग से तथा निम्न महाशिरा शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त इकट्ठा कर दाएं आलिंद में डालती है, ठीक है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि शिरा क्या काम करता है, कि शिरा का काम होता है, भेन का काम है कि शरीर से अशुद्ध ब्लड को लाकर हृदय में पहुंचाना, ठीक है ना। तो यहीं पर देख लीजिए कि दाएं आलिंद में जो है क्या होता है, अशुद्ध रक्त पहुंचता है, समझ गए, जो कि ऊपर वाला एक साइड का ये पार्ट होता है, समझ गए, हृदय का।
ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए राइट आइट्रियम का मुख्य कार्य अशुद्ध रक्त का संग्रह करना। जो ये आपका हृदय, जैसे ये हृदय है, इस हृदय में जो 4 चेम्बर होता है, तो ये जो राइट वाला जो आपका आलिंद होता है, ये जो राइट वाला दाहिना जो आलिंद है जिसको आर्ट्रियम बोलते हैं, तो इस वाले का काम होता है कि शरीर से जो भी अशुद्ध रक्त है वो आने के बाद यहाँ पर स्टोर होता है, संग्रह होता है अशुद्ध रक्त। समझ गए ना? तो ये चीज़ समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए दाएं आलिंद का फिर से, दाएं आलिंद व दाएं नीलय राइट वेंट्रिकल के मध्य एक बाल्ब पाया जाता है। जैसे ये मैंने बताया हार्ट है, समझ गए ना? फिगर में थोड़ा हो सकता है, समझ गए ना? अब ये ऊपर वाला जो आपका एट्रियम है और नीचे वाला जो वेंट्रिकल है, दोनों इस साइड का राइट ही है। तो इस दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे जो एक बाल्ब पाया जाता है जिसे ट्रैक स्पीड कपाट कहते हैं। इस बाल्ब को जो है ट्रैक स्पीड कपाट कहते हैं। समझ गए ना? इसमें बाल्ब होता है, यही खुलता है तो ब्लड इसका इधर आता है। समझ गए ना? चलिए, जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त अधिक दाब के कारण दाएं आलिंद से दाएं नीलय में चला जाता है। ठीक है ना? अब देखिए दाएं आलिंद से दाएं नीलय में चला जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये हार्ट है, समझ गए? ये हार्ट है, समझ गए? यहाँ पे अशुद्ध रक्त राइट एट्रियम में अशुद्ध रक्त जमा होता है। अब शरीर से आने के बाद, अब शरीर से यहाँ पे आकर अशुद्ध रक्त जमा है, यहाँ पे कपाट है जिसे ट्राई स्पीड कपाट कहते हैं। अब ये प्रेशर के कारण ये खुलता है और ये खुलने के बाद ब्लड इसमें आ जाता है, यानी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, दाएँ नीलय में आ जाता है। समझ गए ना? तो ब्लड ऐसे से अब ऐसे आ गया। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए दाएं नीला है, राइट वेंट्रिकल है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ? अब हम लोग इसका बात कर लिए, राइट एट्रियम यानी दायां जो है आलिंद का बात कर लिए। अब हम लोग दायां नीला यानी राइट वेंट्रिकल के बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। समझ गए ना? चलिए, ट्रैक स्पीड कपाट के द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीलय में पहुंचता है। अभी मैंने बताया कि जैसे ये हृदय है, इसका चेम्बर है, तो यहाँ अशुद्ध रक्त जमा हुआ और ये वाला यहाँ पे जो है ट्रैक स्पीड बाल्ब होगा जो कि इसके ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को इसमें लाएगा, यानी राइट वेंट्रिकल, राइट दाहिना नीलय में लाएगा। और लाने के बाद अगले ही क्षण दाएं नीलय संकुचित होने के कारण रक्त जो है फुसफुसीय छिद्र द्वारा फुसफुसीय धमनी में प्रवेश कर जाता है। समझ गए ना? पल्मोनरी आर्टरी 2 भागों में विभाजित होकर अशुद्ध रक्त को दाएं तथा बाएं फेफड़े में शुद्धिकरण हेतु पहुंचा देता है। देखिए एक चीज़ें मैं बताता हूँ, ये हार्ट है, मैं बताया, ये राइट आइट्रियम है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त है। अब ये जो है यहाँ पे पूरा जमा हो गया अशुद्ध रक्त, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका इस लाइन पर जो कपाट है, जो ट्राइस्फिक्टक जो कपाट है, ये खुलेगा और ब्लड यहाँ से प्रेशर के कारण इसमें आएगा, इस राइट वेंट्रिकल में आएगा, दाहिने नीलय में आएगा। अब यहाँ से आने के बाद तुरंत जो है ये वेंट्रिकल क्या करता है कि इससे महाशिरा जुड़ा होता है। अब ये महाशिरा यानी आप लोग को पता है, महाशिरा नहीं जो है, आप लोगों को पता है कि ये पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुसीय धमनी क्या करता है, अशुद्ध रक्त लेता है और फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त लाता है। समझ गए ना? तो यहाँ ये अशुद्ध रक्त इसमें आएगा और यहाँ से जुड़ा होगा कौन चीज़, पल्मोनरी आर्टरी, जो अशुद्ध रक्त को सीधा फेफड़ा में, दोनों फेफड़ा में पहुँचा देगा। तो ये आपका राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड शुद्ध होने के लिए पहुँचता है दोनों यहाँ पे, दोनों फेफड़ा में। समझ गए ना? तो ये राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, बायां आलिंद है। बायां आलिंद क्या है? हार्ट के बाएं भाग का ऊपरी कक्ष बायां आलिंद, लेफ्ट आर्ट्रियम। समझ गए? देखिए हार्ट के बाएं भाग, मतलब जैसे ये हार्ट है, समझ गए ना? इधर का तो दोनों हम लोग पढ़ ही लिए, ए पढ़ लिए, ए पढ़ लिए। अब ए साइड का जो ए वाला लेफ्ट आर्ट्रियम है, ए वाला, ये क्या करता है, यह ऊपर के दाहिने बायां साइड के भाग है। समझ गए ना? चलिए कहलाता है, इसकी वाल्व मोटी व मजबूत होती है। इस साइड का जो होता है ना, इस साइड वाला, ये जो है मजबूत होता है, इसका वाल्व जो है मजबूत होता है। 4 फुफ्फुसीय सिराएं, 2-2 सिराएं दाएं व बाएं फेफड़े से जो है क्या होता है, दाएं
बाएं आलिंद में आकर शुद्ध रक्त डालती है। अब देखिए इधर जो है अशुद्ध रक्त जमा हुआ है इस साइड। अब इस साइड से जो है ब्लड इधर आया है इस वेंट्रिकल में। ये वेंट्रिकल क्या किया है कि अशुद्ध रक्त को दोनों फेफड़ा में भेज दिया है। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब शुद्ध होकर गया है तो वो ब्लड जो शुद्ध होकर अब आएगा तो वो जो है इसी लेफ्ट एंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, मतलब आलिंद में आएगा, बायां आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद में शुद्ध होकर दो जो है क्या होता है, दो जो है यहाँ पे सीरा होता है, फुफ्फुसीय सीरा होता है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त हृदय में आती है और वो शुद्ध रक्त जो है लेफ्ट आर्टरियम में आता है। समझ गए ना? इधर वाला पार्ट पूरा अशुद्ध वाला है और इधर वाला पूरा पार्ट शुद्ध वाला है। समझ गए ना? देख लीजिए मैं बता देता हूँ। जैसे समझिए ये आपका हृदय है, समझ गए? अब ये हृदय में ऐसे कोष्ठक बना हुआ है, ऐसे, समझ गए? ये शरीर से ब्लड, अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करेगा, ठीक है ना? जो राइट आर्टरियम है एक कलेक्ट कर लेगा तो ब्लड को ये क्या करेगा, भेजेगा इसमें भेजेगा। और यहाँ से क्या होगा कि फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो अशुद्ध रक्त दोनों फेफड़ा में भेजता है, ठीक है ना? दोनों फेफड़ा में भेजता है। अब फेफड़ा में भेज दिया तो वहाँ पे शुद्ध हो गया। अब ब्लड जब वहाँ पे शुद्ध हो गया तो ये जो है इधर साइड से जो है इसमें प्रवेश करता है इस लेफ्ट आर्टरियम में, मतलब बाएं आलिंद में। यहाँ पे दो जो है दोनों फेफड़ा से दो जो है जो आपका सीरा होता है, फुफ्फुसीय सीरा, दोनों फेफड़ा से दो फुफ्फुसीय सीरा, पल्मोनरी वेन इसमें आता है और इसमें आने के बाद शुद्ध रक्त डाल देता है इस वाला में, लेफ्ट आर्टरिया में, बायां आलिंद में। ठीक है, तो ये चीज़ें ये समझ गए तीनों वाल्व। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए बायां नीला है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना? लेफ्ट वेंट्रिकल है, देख लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल है मतलब बायां नीला है। बायां नीला है मतलब समझ रहे हैं ना, इस साइड वाला ए लेफ्ट वेंट्रिकल है, समझ गए? यह हृदय का सबसे बड़ा कक्ष होता है। ए वाला जो होता है ना, यह हृदय का सबसे बड़ा कक्ष होता है जो बाएं आलिंद से द्विक पर्दी कपाट बाइकुस्पिड वाल्व द्वारा जुड़ा होता है। जो क्या होता है कि ये जो बाएं नीला है यहाँ पे जो कपाल होता है ना, इसे बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं इसको, इस वाले को, जो यहाँ से ब्लड आता है इसमें तो यहाँ पे जुड़ा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, समझ गए? जो शुद्ध रक्त इस लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आता है, और चूंकि यह एक चेम्बर है तो ये चेम्बर बटा हुआ है अलग अलग, तो यहाँ पे इसमें आने के लिए जो यहाँ पे खुलता है ना, इसे बाइकुस्पिड वाल्व द्विक पर्दी कपाट कहते हैं, समझ गए? चलिए देखिए, अब देखिए इसकी वाल्व सबसे अधिक मोटी होती है, इसकी वाल्व होती है सबसे अधिक मोटी होती है। अब ये जो हृदय है, इस हृदय में ये चार जो परत है, ब्लड ऐसे स्टोर हुआ, यहाँ आया, निकल गया शुद्ध होने के लिए, फिर शुद्ध ब्लड यहाँ आया, ठीक है ना? यहाँ आया शुद्ध ब्लड, अब शुद्ध ब्लड यहाँ आया तो इसमें भेजा और यहाँ से जो है शुद्ध ब्लड संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो गया, ठीक है ना? तो ये जो है आपका हो गया संरचना, चारों चेम्बर समझ गए होंगे, समझ गए? चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। आप लोग को पता होना चाहिए, कोई भी सिस्टम हो मतलब अंगों का एक झुंड होगा, उसमें अलग अलग अंग मिलकर उस सिस्टम को बनाएगा तो वही तंत्र होता है। तो उसी प्रकार से देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग होगा उसको तो देखेंगे ही, फिलहाल हम लोग देखते हैं कि श्वसन तंत्र होता क्या है। श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम शरीर का एक अति आवश्यक महत्वपूर्ण तंत्र है जो शरीर की सेल कोशिका को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है तथा विभिन्न उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का रास्ता प्रदान करता है। देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है कि यह जो है श्वसन तंत्र मानव शरीर का या शरीर किसी का भी शरीर के एक महत्वपूर्ण तंत्र होता है, एक महत्वपूर्ण संस्थान होता है जो शरीर के हर एक कोशिका को, हर एक सेल को ऑक्सीजन का जो जरूरी होता है उसका आपूर्ति करने का काम इसी जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा होता है तथा विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको बाहर निकालने का भी कार्य यही करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम ही। आप लोग जानते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो ऑक्सीजन आपके वातावरण से मिलता है जिसमें
बहुत सारे जो है नाइट्रोजन वगैरह भी होता है, तो शरीर में लेते हैं ये जो है ऑक्सीजन। अब ये चूँकि ऑक्सीजन हमारे हर एक शरीर को ज़िंदा रहने, शरीर के हर एक सेल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ है, तो वातावरण से जो है लिया जाता है, समझ गए। तो ये जो है जो भी ऑर्गेन इसमें शामिल होता है लेने में, और साथ ही मेटाबॉलिक, विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं के, यानी शरीर में जो भी उपापचय का क्रिया होता है उस दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको बाहर निकालने का भी कार्य जो है इसके द्वारा ही किया जाता है, श्वसन तंत्र के द्वारा ही किया जाता है, समझ गए। यानी कहा जाए तो यह श्वसन को अंदर लेने के से लेकर, समझ गए, शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होने से उत्पन्न होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने तक जो जो ऑर्गेन शामिल होता है इसमें, उसी को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं, समझ गए। चलिए अब देखिए इसमें कौन कौन से अंग शामिल होता है, देख लीजिए। श्वसन तंत्र को निम्नलिखित अंगों दो भागों में विभाजित किया जाता है। जिस प्रकार से पाचन तंत्र को दो पार्ट में विभाजित कर दिया गया था, उसी प्रकार से श्वसन तंत्र को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे है ऊपरी श्वसन नाल, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, समझ गए ना, URT, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, समझ गए ना। इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, URT का फुल फॉर्म अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, समझ गए ना। ऊपरी श्वसन नाल, तो पहला पार्ट ये हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए ऊपरी में कौन कौन सा है। अब आप लोग को पता है श्वसन कहाँ से प्रारंभ होता है। जिस प्रकार से पाचन यानी भोजन जो है मुख से प्रारंभ होता था, तो यहाँ पे श्वसन कहाँ से प्रारंभ होता है, नाक से, नसिका गुहा से। तो नोज या नोजल कैविटी से ये प्रारंभ होता है, तो पहला ये होगा। दूसरा आप लोग को पता है कि चाहे वो आपका पाचन तंत्र हो, चाहे वो आपका श्वसन तंत्र हो, दूसरा जो पार्ट होता है वह ग्रसनी का ही होता है। ग्रसनी क्या करता है, एक चौराहा का काम करता है, चाहे वो भोजन हो चाहे वो श्वसन का हो। यहाँ पे आने के बाद ये फेरिंग्स ही डिसाइड करता है कि किसको किधर भेजना है, समझ गए। तो ये दूसरा हो गया फेरिंग्स। तीसरा होता है लैरिंग्स, समझ गए, जिसको हम लोग स्वर तंत्र भी बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये लैरिंग्स हो गया आपका। तो ये तीन जो है आपका ऊपर का श्वसन का अंग है, ये तीनों जो है ऊपर का है, समझ गए ना। चाहे आपका नोज हो, नजल कैविटी, या ग्रसनी यानी फेरिंग्स हो, या फिर लैरिंग्स हो, ये आपका ऊपर का है श्वसन का तंत्र, समझ गए। चलिए बी नंबर में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं निचली श्वसन नाल, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब नीचे का श्वसन अंग। मतलब नीचे वाला श्वसन अंग कौन कौन सा है, ऊपर में तो तीन है, नोज है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। अब उसके नीचे जो है वो देख लीजिए, लैरिंग्स के नीचे जो, अब उसके बाद जो अंग आएगा वो नीचे वाला होगा। तो देख लीजिए ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होता है, समझ गए ना, जिसको हम लोग श्वसन नली भी बोलते हैं, तो ट्रेकिया होता है, समझ गए। दूसरा होता है आपका ब्रोंकी होता है, समझ गए। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी होता है, आप लोग को मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपका आ गया, ये आपका हो गया ट्रेकिया, ये हो गया आपका ट्रेकिया, समझ गए। इस ट्रेकिया से जो है अलग अलग दो ब्रोंकी विभाजित होता है, दोनों फेफड़ा में, दोनों फेफड़ा में दो ब्रोंकी जो है आपका विभाजित हो गया, समझ गए। ये हो गया आपका ऊपर का ये ट्रेकिया, समझ गए, ये ट्रेकिया, यहाँ से लेकर यहाँ ट्रेकिया हो गया ये। अब इस जगह पर क्या हो गया, दो डिवाइड हो गया, चूँकि दो लंग्स होता है तो दोनों में श्वास जाना चाहिए, तभी तो श्वास ले पाएंगे, अब व्यक्ति जिंदा रहेगा ना। तो इधर एक खुलता है और एक इधर खुलता है, तो जो ए वाला खुला, जो ए वाला खुला, तो ए हो गया ब्रोंकाई, ये जो है ब्रोंकाई हो गया, समझ गए। अब ये जो खुलने के बाद, ये अंदर जाने के बाद भी अलग अलग गुच्छा में विभाजित हो जाता है, अलग अलग में। ये जो है अलग अलग में ये क्या होता है, विभाजित हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकियाल्स बोलते हैं, समझ गए ना। यहाँ तक ब्रोंकिया होता है जो कि एक एक दोनों में होता है, लेकिन अंदर में बहुत सारे जो है अलग अलग जो है रेशे के समान, एक रेशे के समान बहुत सारे ब्रोंकियाल्स जो है पूरे फेफड़े में जो है विस्तारित होता है, फैला हुआ रहता है, समझ गए। और इसी ब्रोंकियाल में जो है आपके एल्बोली भी होता है अंदर में, जो कि हवा को अपने अंदर, वायु कोश जिसको बोलते हैं, हवा को अपने अंदर रखता है, समझ गए ना। तो ये जो है आपका होता है, तो ब्रोंकियाल हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया, एल्बोली हो गया, वायु कोष्ठक। पांचवा होता है लंग्स होता है, जो पूर्ण
तरीके से जो है इसके अंदर ब्रोंकियाल भी होता है और एल्वोली भी होता है इसी लंग्स फुफ्फुस के अंदर, समझ गए। तो फुफ्फुस भी एक श्वसन अंग है। और छठा और आखिरी जो है वो है आपका श्वसन में सहायक पेशियाँ डायफ्राम और इंट्राकोस्टल। आपको पता है कि डायफ्राम जो है आपके उदर और थोरेटिक कैविटी को अलग करता है। एब्डोमिनल कैविटी नीचे है और थोरेटिक कैविटी ऊपर है, तो इस दोनों को ये पेशियाँ क्या करता है, अलग करता है, समझ गए। यह डोम के आकार का होता है और ये अलग करता है और यह श्वसन में मदद करता है। चूँकि फेफड़ा जो होता है यह एक मसल्स का बना होता है, मांसपेशी का, तो ये उसको उतना जो है ताकत नहीं हो पाता है कि यह खुद से ऊपर उठे और श्वसन लेने के समान जो है क्या करे, आदमी श्वसन जब छोड़े तो यह ऊपर की तरफ उठे। तो इसको जो है प्रेशर नीचे से कौन करता है, डायफ्राम करता है, जिससे जो है फेफड़ा पर सहारा मिलता है और जो गैस होता है शरीर से बाहर निकलता है श्वास के द्वारा, ठीक है। जब श्वास अंदर लिया जाता है, इंस्पायरेशन होता है, तो ये जो डायफ्राम होता है यह सिकुड़ कर नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे फेफड़ा को जगह मिलता है और जब श्वास लेते हैं तो अंदर की तरफ जो है नीचे की तरफ जाता है, समझ गए ना। तो यही जो है होता है पेशिया का काम, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए श्वसन के क्रिया विधि। श्वसन के क्या क्रिया विधि होता है आप लोग को पता है। मैकेनिज्म रिस्पायरेशन का दो होता है, एक इंस्पायरेशन यानी अंतः श्वसन और एक होता है एक्सपायरेशन यानी बहिर्श्वसन। तो आपको पता है कि विभिन्न वातावरण के द्वारा जो भी वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान जो लिया जाता है श्वास के द्वारा अंदर, तो वो होता है इंस्पायरेशन, जिसको लेने में डायफ्राम क्या करता है कि जब श्वास अंदर की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है वह जो है और डायफ्राम में जो है सिकुड़न आता है, जिससे डायफ्राम नीचा जाता है और जो है फिर जो है वहाँ पे हम श्वास ले पाते हैं आसानी से। और जब बहिर्श्वसन होता है मतलब श्वास बाहर की तरफ जब छोड़ना होता है गैसों को, तो उस कंडीशन में जो डायफ्राम होता है यह जो है सहारा देता है लंग्स को, और लंग्स जो है क्या करता है, शरीर को बाहर वायु को फेंकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यही जो है अंतः और बहिर हो गया, समझ गए। तो ये आप इसको डिटेल में लिख दीजिएगा, मैं जो बताया है बहिर में और अंतर में लिख दीजिएगा, डायफ्राम के रोल भी लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका श्वसन का क्रिया विधि हो गया, समझ गए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए।